मित्रों, जो सदन में बैठ करके सभी बजट की जो मुख्य बातें हैं, जितना भी उसका एस्टिमेट्स और जितनी हमारी योजनाएं हैं, वो सब आपने सुनी होंगी। फिर भी उसमें हमारा फोकस जिन चीज़ों पर रहा है वो मोटे मोटे विषय आपके सामने मैं रखता हूँ। फिर भी आपको उसमें से कोई बात जानकारी लेनी होगी तो फिर आप उसमें से जानकारी लेना। पहली बात तो ये है कि वित्त मंत्री होने के नाते मुझे पाँचवा बजटीय पाँचवीं बार इस बजट को प्रस्तुत करने का मौका मिला। संयोग से पिछले साल भी 23 फरवरी का दिन था जिस दिन ये बजट पेश हुआ था। आज भी 23 फरवरी है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 11.37% ये बजट हमारा दिख रहा। कुल बजट का जो प्रस्ताव किया है 1,89,876.61 करोड़, और जो पिछली बार था 1,70,70,490.84 करोड़। ये सब पिछले भी संशोधित अनुमान हैं और ये प्रस्तावित अनुमान है। फाइनल जब इसके रिजल्ट आएंगे वो आपको सामने मिल जाएंगे। विशेष तौर पर इसमें जो जीडीपी, जो हमारी विकास दर है, उसके अंदर जैसे राष्ट्रीय जीडीपी की विकास दर वो आपको पता है कि 7.3% का अनुमान है और हमारा अनुमान जो है 8% का है। तो हम केंद्र की जो हमारी दर है उससे भी हमारी विकास दर ऊपर है। इसी प्रकार से जो जीएसडीपी इसमें प्रति व्यक्ति आय है वो भी हरियाणा की जो है वो देश की आय से, प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी ज़्यादा है। जीएसडीपी का जो दर है, वृद्धि दर केंद्र की 5.6% है, जबकि हरियाणा की 6.1% है। उसमें भी हमारी जो दर है, वृद्धि दर, उसमें ज़्यादा है। हमारा जो योगदान है, हिस्सेदारी है केंद्रीय जो जीडीपी है उसके अंदर पिछले वर्ष यानी 14-15 में ये थी 3.5%। परसेंटेज का अपने आप बड़ा महत्व होता है, चाहे वो थोड़ा भी बढ़े तो भी परसेंटेज है, इसलिए बढ़ना एक मायनेदार उसका मामला रहता है। तो 3.5 से बढ़ करके अब हम 3.7% पर आ गए हैं, जबकि हमारा आबादी देखा जाए तो जस्ट इट इज़ 2%। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 1.4% एरिया है। फिर भी हम केंद्र के पूल में यानी इस जीएसडीपी का योगदान, हमारा हिस्सेदारी, तो 3.7% तक ये बढ़ गई है, जो हमारे अच्छे हमारी जो आर्थिक हमारी जो मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं, हमारी जो स्थिति है वो अच्छी दर्शाते हैं। जैसा मैंने प्रति व्यक्ति की बात की है तो केंद्र की जो प्रति व्यक्ति आय गिनी जा रही है वो 23-24 में अभी 1,85,854 है, जबकि हरियाणा की गिनी जा रही है 3,25,759, यानी एकदम मैं कह सकता हूँ 60% वहाँ से ज़्यादा है। जो हमारे तीनों क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसका भी जो हमारा जो हिस्सा रहता है हमारी इस प्रतिशत वृद्धि में, वो वृद्धि प्राइमरी क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर 8.6% है, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रीज 6.3% है और सर्विसेज 13.8% है इंक्रीज। इस प्रकार का इसका ये अनुमान भी अपेक्षा अनुसार ही है, क्योंकि सर्विसेज का प्रतिशत हमेशा ज़्यादा रहता है। कृषि और इंडस्ट्री में थोड़ा ज़रूर हम सोचते हैं कि इंडस्ट्री अगर थोड़ा और ज़्यादा बढ़े तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। अभी इंडस्ट्री कृषि से कम है, लेकिन फिर भी कृषि, क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है, उस नाते से उसकी वृद्धि भी हमारे प्रदेश के अनुकूल ठीक बैठती है, इसलिए उसकी कोई हमें कठिनाई नहीं है। जहाँ तक परिव्यय का विषय है वो मैंने बताया है कि 70% के आसपास हमारा जो परिव्यय है वो राजस्व पर है और जो पूंजीगत है वो 29.19 है। हमारे जो राजकोषीय घाटा जो लिमिट है 3% की, उस 3% से कम लगातार कम चल रही है, हमने कभी इसको बढ़ने नहीं दिया। ये 23-24 में भी 2.8% था और अभी भी 2.77% का अनुमान है। कोविड के बाद लिमिट 3.5 हो गई थी, लेकिन अभी वापस वो 3 हो गई। हाँ,
पहले कोविड के समय इसको जैसे भी सारे देश की और दुनिया की हालत हो गई थी, तो उस समय ये लिमिट्स बढ़ा दी गई थी, 3 के बजाय 3.5% कर दिया गया था। हम तब भी 3 से नीचे ही रहे, कभी हम बढ़े नहीं। लेकिन अभी वापस 3 हो गई है, तो भी हम 3 से नीचे ही हैं। 2.8% पिछली बार था, अभी और ज़रा कंट्रोल में हम आए हैं, तो 2.77% है, उसको हमने कमी किया है, बढ़ने नहीं दिया है। और यही अनुशासन हमारा जो एक प्रकार से बना रहे, ऐसा हम लगातार हमारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहें, इसका हम प्रयत्न करते हैं। और जो सकल ऋण स्टॉक, इसकी भी अपनी एक सीमा रहती है, और उसमें भी 23-24 में जो इसका अनुमान, यानी जो पहले सीमा होती थी कोविड से पहले, उसकी 25% होती थी, लेकिन कोविड में 33.3% हो गया था ये। पिछले साल इसका जो लिमिट था वो 33.1% था। उस 33.1% के अगेंस्ट भी हमारा 26% का ही ये जो अनुपात है वो रहा था, जो वेल विद इन 33.1। और इस बार 33 पॉइंट की बजाय वो भी 32.88 हो गया, और कम हो गया है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो भी ये सीमाएं निर्धारित होती हैं, आगे फिर वापस 25 तक, जैसे देश की स्थितियाँ अच्छी होंगी, तो 25% तक ही आने की संभावना बन सकती है। लेकिन अभी धीरे धीरे घट रहा है, 33.3 से 33.1 आया, 32.8 आ गया। उसमें भी हम विद इन पैरामीटर्स हैं। तो इस बार 24-25 का जो हमारा अनुमान है, 26.1% तक ही हमने इसको रखा है। फिर बहुत योजनाएं हमारी हैं, लेकिन जो खास करके नई हैं, जो उल्लेखनीय हैं, जिनके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। पैक्स हमारी जो संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं किसानों के लिए चलती रही हैं, उसमें केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तक वो सीमित होती थी। अब उसका नाम बदल करके हमने सीएम पैक्स कहा है। तो सीएम पैक्स का मतलब कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर से नहीं है। आपका धन्यवाद, लेकिन वो नाम ऐसा बन गया, हमको पसंद आ गया, हमने कहा ठीक है, सीएम पैक्स अच्छा नाम है। इसलिए उस योजना के अंतर्गत अब उसमें केवल एग्रीकल्चर तक सीमित न रह करके एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी, उसमें भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये 500 नए पीएम पैक्स ये बनाए जाएंगे, और शुरुआत इसकी हम कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा है? हाँ, वो पैक्स तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है। और इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आगे किसी प्रकार भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ घाटे का सौदा ना बने, ताकि हर एक को उसका जो मेंबर्स का एक डिविडेंड है उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वही मिलता रहे। सरकार को जितनी सहायता करनी है तो वो करेंगे ही, लेकिन पैक्स कई बार ध्यान न देने पर घाटे में जल्दी आते हैं। उसके कई कारण भी हैं, लेकिन आगे वो कारण इन पैक्स, पीएम पैक्स में, सीएम पैक्स में न बने, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। पेंशन के नाते तो पेंशन के नाते जो प्रोएक्टिव होकर के हमने ओल्ड एज पेंशन दी है, अगले 3 महीने में अन्य प्रकार की भी जो योजनाएं हैं, 40 वर्ष से ऊपर के जो विधुर हैं, 45 वर्ष से ऊपर के अविवाहित हैं, या जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी पेंशन स्कीमें लागू की गई, वो भी प्रोएक्टिव होकर के उनके घर पहुंचे, और उनको जिनके नहीं बन पाए हैं, उनके बाद डाटा हमारे पास आ गया है, सभी डाटा, वो उनकी पेंशन हम उनके घर पर बना करके देंगे। जो विषय एक और छूट गया था वो ये है कि पीएम पैक्स के माध्यम से जो किसानों को ऋण दिए जाते हैं, उस ऋण में जब कभी डिफॉल्टर होते हैं तो उनके ऊपर ब्याज और पेनल्टी लगती है। तो ब्याज और पेनल्टी का भी हमने प्रावधान किया है कि पहले भी एक बार हम कर चुके हैं, दोबारा से फिर 30 सितंबर 2023 से पहले का जिन्होंने ऋण ब्याज लिया हुआ है, वो अपना ऋण लिया हुआ है, उस ऋण पर लेने के बाद जो भी उनकी पेनल्टी और इंटरेस्ट है, हालांकि 30 सितंबर के एकदम नज़दीक लिया होगा तो उनका तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1 साल तक ये होता है कि डिफ़ॉल्ट अगर 1 साल के बाद होता है तब पेनल्टी लगती है। तो देखा जाए तो अभी जो चल रहा है, इससे 1 साल पहले जिन्होंने लिया होगा और नहीं भरा होगा, उन्हीं का ब्याज और पेनल्टी लगेगी। वो सारा ब्याज और पेनल्टी इस शर्त के साथ 31 मई 2024 तक वो इस पेमेंट को भर दें, तो उसमें लगभग 5,47,000 ऐसे किसान हैं, और 2000 वो आंकड़ा मेरे पास रह गया, 2000 करोड़ के आसपास, 2140 करोड़ रुपया उसका पूंजी मूल है ओरिजिनल, और 1700 कुछ करोड़ रुपया उसका ब्याज इंटरेस्ट है जो हमने माफ़ किया है। वो अगर सब समय से भर देते हैं
तो उसमें उनको दोबारा से लोन लेने की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि एक बार कोई डिफॉल्टर हो जाए तो फिर बाद में ऋण भी नहीं ले सकता, इसलिए उनको ऋण की सुविधा दोबारा से मिल जाएगी। ऐसे ही हमने जो पेंशन जो देते हैं, जो खास करके ईपीएफ लेते हैं, और ईपीएफ का जो भविष्य निधि उनको मिलती है, उनको ओल्ड एज पेंशन से रह जाते हैं वंचित। शर्त लगी हुई है कि कोई और प्रकार की पेंशन कोई ले रहा होगा तो उसको ये 3,000 रुपये नहीं मिलेगा, लेकिन जो ईपीएफ वो लेते हैं उस पेंशन को, जिसको कर्मचारी भविष्य निधि, कईयों की 3,000 से काफ़ी कम है, कोई 1,000 ले रहा है, कोई 1,500 ले रहा है, तो उनकी शिकायत है कि मैं उधर से भी गया, इधर मिलता कुछ नहीं है। तो हमने वो जो गैप होगा 3,000 के बीच में और जो पहले से ले रहा है, उस गैप को उनको देना शुरू करेंगे ताकि उसको 3,000 पूरा मिल जाए। ये एक प्रावधान हमने किया है। हरित स्टोर की बात की थी कि हमने पीछे योजना बनाई थी, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड सप्लाई की व्यवस्था के माध्यम से रिटेल शोरूम्स बनाने के लिए एक हरित स्टोर्स की योजना कोऑपरेटिव के माध्यम से बनी थी। उसमें भी 1,000 के आसपास पहले से स्टोर चल रहे हैं। अभी और नए 1,000 हरित स्टोर्स ये खोले जाएंगे, अप्लाई कराएंगे और उनको स्थान अपना वो चयन करेंगे और उनको कुछ सुविधाएं हम देंगे और बाद में उन स्थानों पर उनको सप्लाई चेन में जोड़ लिया जाएगा। ये जो स्टोर बना रहे थे तो महिलाओं के लिए भी लक्ष्य, ये तो जो अप्लाई करेगा, जो चला सकता है, कोई भी आ सकता है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हमने जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इसमें हमने घोषणा पहले की थी, दोबारा से फिर इसको आज अनाउंस किया है कि जो गरीब परिवार हैं उनको 1 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय है, तो उनके मेंबर्स को 1,000 रुपया 1,000 किलोमीटर पर वर्ष हर व्यक्ति उसको एंजॉय कर सकता है। उसके लिए अलग से उनको कार्ड इशू किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड अभी शुरू कर दिए हैं हमारे रोडवेज ने, और उन सब के कार्ड के बाद वो अपने आप काउंट होता रहेगा। जिस दिन 1,000 से ज़्यादा किलोमीटर से हो जाएंगे उसके बाद उसको किराया देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि गरीब परिवार को 1,000 किलोमीटर हर एक सदस्य बड़ा मुश्किल ही होता है उसको, कोई क्योंकि नौकरी तो उसकी है नहीं, 1 लाख से कम है तो माने 8,000 रुपया प्रति महीने की इनकम है, इसका मतलब बहुत गरीब परिवार है। तो इस नाते से उनकी ट्रैवलिंग भी इससे ज़्यादा नहीं होती होगी, इसलिए वो सारी ट्रैवलिंग मोटे रूप से हर मेंबर को रोडवेज की बस, रोडवेज की बस। परिवार के सदस्यों की संख्या भी कोई है? नहीं, वो इनकम है 1 लाख, उस 1 लाख में बल्कि अगर कम मेंबर हैं तो वो थोड़ा कम गरीब है, ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे तो और ज़्यादा गरीब है। तो लिमिट तो कर ही नहीं सकते, लिमिट तो हम लोअर लिमिट तो लगा सकते हैं कि 1 मेंबर वाले को नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, हम सबको कर रहे हैं। इसका नाम भी जो है हैप्पी स्कीम रखा है, हैप्पी। वैसे लॉन्च ये मार्च में होनी है, मार्च के पहले हफ्ते में होनी। हाँ, ये मार्च में सामान्य व्यवस्था, हाँ, इसमें पहले योजना लेके जा रहे हैं, वो अलग है, वो योजना अलग है। दूसरा है प्रधानमंत्री जी ने जो सूर्योदय योजना लागू की है, जिसके अंदर 1 करोड़ लोगों को सौर ऊर्जा के नाते से उनको ऑपरेटर्स देने के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी, अप टू 2 किलोवाट अगर कनेक्शन है तो 60,000 रुपये की सब्सिडी वो देने के लिए वो कहेंगे। लेकिन इस पर खर्चा 1 लाख रुपये में ज़्यादा आता है, 1,15,000। अगर 2 किलोवाट का कोई लेता है और उसका जो बाकी खर्च है अप टू 50,000 रुपया, वो हरियाणा सरकार उसमें सहायता देगी। उसको तो मुफ्त ही होगी, बल्कि उसका जो बिजली है जो एक्स्ट्रा बचेगी उसकी अपनी कंजम्पशन के बाद वो उसे पॉलिसी में से बनाएंगे। हमारा कहना है कि उसको मुफ्त मिलनी चाहिए, उसको जब तक जो इसका ऋण या सब्सिडी जो हम 50,000 देंगे उसमें कोई एडजस्टमेंट करेंगे कि उसको पैसा ना भरना पड़े, लेकिन उसमें से अगर ऊर्जा बचती है तो उसमें उसको कितना कवर किया जा सकता है, उसकी एक विस्तृत योजना बनेगी। तो सब्सिडी नहीं, एक सहायता है, उस सहायता में सब्सिडी भी होगी, ऋण भी होगा, लेकिन उसको एक निश्चित समय तक उसको इनकम, उसकी जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी वो हम डिपार्टमेंट को देंगे, उसका एक हिसाब बनाएंगे और उसके बाद बाकी बचेगा तो उसको छोड़ देंगे। अभी तो इसमें हमने 1 लाख लोगों को देने की बात की है जो पहले अप्लाई करेंगे, पोर्टल बनाएंगे, उसमें योजना बनेगी। देखें नहीं, उसमें 180 के जो रजिस्टर्ड हमारे पास परिवार है वही
अब मैं सोचता हूँ कि 81 बार बार हम कहते हैं, इसको हम बीपीएल कहना शुरू करते हैं अपने स्टेट के लिए। हरियाणा स्टेट बीपीएल, वही हरियाणा स्टेट बीपीएल। मुझे आज महसूस हुआ कि मैं बार बार 81 कहता हूँ, तो आगे से टर्म यही रखेंगे, हरियाणा बीपीएल। बीपीएल का मतलब 1,80,000 जैसे बाकी देश में बीपीएल 1,20 तक है। हरियाणा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हरियाणा बीपीएल। हरियाणा बीपीएल को ये सुविधा होगी। एक जो हमने युवकों को मिशन 60,000 के तहत उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है, उसमें सबसे पहले उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। 2 योजनाएं तो उसके अंदर हम घोषित कर ही चुके हैं। एक 7,500 लोगों को वन मित्र, वो इसी के अंतर्गत आएंगे, और एक 10,000 युवकों को ठेकेदारी की ट्रेनिंग ये हम दिलाएंगे। तो इसमें से 17,500 तो ये घोषित हो गए, बाकी भी अन्य नई योजनाओं में घोषित करके इस वर्ष में 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। इसमें एसपीआरएफ का कोई इशू नहीं है। इसमें अप्लाई तो वो कहीं ना कहीं कराएंगे ही। आखिर जैसे पोर्टल हमने अलग बनाया है जो बीटेक और ये आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग उनका पोर्टल बनाया, उसमें अप्लाई करेंगे। ऐसे ही वन मित्र का पोर्टल बनाया, उसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें अगर वो लोग उधर भी हैं, कहाँ एचकेआरएन में, तो वहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि एचकेआरएन में भी हर प्रकार के लोग हैं। वहाँ भी एक कुछ ना कुछ नियम तो हैं। उन नियमों में हो सकता है कई लोग बिल्कुल कभी भी ना आए, केवल रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको बहुत जल्दी पता लगने वाला है उसका। तो हम ओपन एक रैंकिंग क्या है किसकी, वो रैंकिंग की जानकारी उनको देंगे। तो हायर रैंकिंग वाले ही चांस उनके रहते हैं। मानो रैंकिंग 65, 70, 80 है, तो उन्हीं को मिलेगी। किसी की रैंकिंग आएगी 35, 40, 50 आ गई, तो उनको पहले ही बताया कि हम तो कभी आएंगे नहीं। मिशन 60,000 में आ जाएगी। हाँ, और तो जो उससे नीचे आएगा तो मिशन 60,000 में आएगा। तो अलग अलग तरह के काम है जो जहाँ जाएगा। फिर हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए घोषणा की है कि बहुत डिमांड हमारे पास आई हुई है। लगभग 600, 650 चौपाल हैं, बीसी और एससी चौपाल, उनके मरम्मत का विषय हमने उसको सारे को ध्यान में रखते कि और भी जो लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ये मानो कि अगर 5 से 10 लाख रुपया कभी भी लग सकता है रिपेयर के ऊपर, तो ऑन एवरेज मानो हाईएस्ट साइड में 10 लाख भी हम करें तो 100 करोड़ का मतलब ये होता है कि कितना हुआ, 1,000 धर्मशालाओं के लिए 10 लाख के हिसाब से 100 करोड़ रुपया हो सकता है। तो 600, 650 की डिमांड हमारे पास आ गई है, और भी जो डिमांड करेंगे उनको हम देंगे। ग्राम पंचायतों में पहले हमने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रावधान किया है, उसके अंदर एक टिप्पर है, कुछ एम्प्लॉइज भी उसको देंगे ताकि उठा करके वो गाँव की सफाई रख सकें। अभी तक 10,000 से ऊपर की आबादी वाले गाँव उसमें लिए थे, अब उसको आज हमने 7,500 की आबादी के ऊपर के गाँव को भी शामिल कर लिया है। ऐसे ये 3 से 3,500 गाँव सब मिला करके हो जाएंगे। 10,000 से ऊपर तो 150 के आसपास गांव हैं, लेकिन 3,500, 7,500 का मतलब ये कि उसमें 3,000 से ऊपर गांव और जुड़ेंगे। नियमित कॉलोनियाँ हमने की हैं, लगभग 1200-1300 कितनी 1152 कॉलोनियाँ हमने नियमित की हैं। अब उनके विकास, क्योंकि कॉलोनी का नियमित करने का मतलब एक तो ये है कि अब उनको रजिस्ट्री कराने की सुविधा, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनकी कोई भी काम रुकेंगे नहीं। अब उसमें विकास की भी आवश्यकता है, तो 500 करोड़ के आसपास तो पहले मंजूरी हो चुकी है, 400 कुछ करोड़ है। अब 1,000 करोड़ रुपए की राशि हमने उसके लिए और आज घोषणा की है एक्स्ट्रा, कि इसमें अगले वर्ष में उनका नियमितीकरण किया जाए। कॉलोनी तो आपने कह रहे थे कि 2400 कॉलोनी अभी और कर रहे हैं, देख रहे। और उसमें एक बड़ा पार्ट ऐसा है, उसमें कुछ कॉलोनियों में छोटे छोटे 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़ पैचेज हैं जो अनियमित हैं। अब पुराने समय में कभी कोई ऐसा नियम बना होगा कि जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को लेकर के उसको नियमित करते हैं, खाली प्लॉट छोड़ देते हैं। वास्तव में वो उचित नहीं है। एक एरिया पर्टिकुलर होना चाहिए कि अगर नियमित है तो ये पूरा एरिया हो गया, उसमें प्लॉट खाली है चाहे बना हुआ है, आज नहीं बना तो कल बनेगा। तो हम आगे से जो नियमित कर रहे हैं वो पूरे एरिया को कर रहे हैं, और पहले जो कॉलोनियाँ इस प्रकार के पैचेज बचे हुए उनको भी रेगुलर कर रहे हैं। वो भी लगभग 2200 ऐसे पैचेज हमको मिले हैं कि जो इसको हमको नियमित उसमें करना है। लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करके कि उनके रास्ते लिंक उनके ठीक से बने हुए हैं, तो नालियाँ पहले भी लोगों ने बना तो रखे ही हैं वो सब, लेकिन उसको नियमित करने में उनको सुविधा हो जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। शहरों के अंदर ऑडिटोरियम बनाए जाएं। अभी तक तो लोग अपना धर्मशालाओं में टेंट लगाकर कम्युनिटी सेंटर इसमें अपने काम चलाते हैं, लेकिन ऑडिटोरियम जिसमें विधिवत वहाँ इस प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं, भाषण हैं, सेमिनार्स हैं, तो ऐसे ऑडिटोरियम बनाए जाएं।
तो हर जिला जो परिषद, जो हर नगर परिषद है उसमें एक, और जो नगर निगम है उसमें, बड़े नगर निगम है उसमें 2-2, और जो छोटे नगर 9 है उसमें 1-1। तो ऐसे 21 और 4 25 नए ऑडिटोरियम बनाने की भी, जिनकी क्षमता 500 से लेकर 1000 तक होगी, इसकी भी आज हमने घोषणा की है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ये भी बनाई जाएगी। फिर जो हमारे बहुत कम है, कहीं कहीं अब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उन सबको दोबारा से रेनोवेट करना, और जहाँ कहीं शहर बड़े फैल गए हैं, कहीं अगर और भी आवश्यकता होगी तो उस नाते से उसको एक सुनिश्चित करेंगे, जहाँ एक से ज़्यादा की ज़रूरत होगी, 2 की ज़रूरत होगी 2 करेंगे, ताकि उसका एक बच्चों को, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनका आवागमन अच्छा हो जाए। अब इस मामले में हमारा पहले की व्यवस्था में कोई एक सिस्टमेटिक नहीं है, किसी नगर पालिका ने, यूएलबी ने अपने आप बना ली, अपने आप संभाल करते हैं। अब उसको स्टेट लेवल पर उसको एक सिस्टम बना करके हर एक लाइब्रेरी का ध्यान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अपने आप में जितनी भी हैं बहुत अच्छी हैं बनी हुई। वो बहुत पहले से, मुझे पता है कि मैं जब दिल्ली में रहता था तो रेलवे स्टेशन के सामने एकदम गांधी पार्क के कोने में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है। ऐसे अब लाइब्रेरी का एक विधिवत सिस्टम बनाया जाए, ताकि अब रुचि बहुत हो गई है नौजवानों की हमारे जो लाइब्रेरी के प्रति। लाइब्रेरियों में कोई नाम रखा जाएगा संत सेनानियों की तरह, जैसे सर मतलब पटेल लाइब्रेरी की जैसी? अभी आज योजना घोषित की है, बाकी डिपार्टमेंट बैठ करके, हायर एजुकेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लोग मिल करके इसकी योजना बनाएंगे। ऐसे ही जो हमारे GMDA, FMDA, PMDA, SMDA और अब HMDA, ये जो बने हैं नगर निगम के, जो प्राधिकरण बने हैं, विकास प्राधिकरण, इन सब की भी विकास की योजनाएं जो मैंने घोषित की हैं। 3 जगह के लिए स्टेट ने सोनीपत, पंचकुला और हिसार, इनके लिए 100-100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया, ताकि इनकी अपनी इनकम जब शुरू हो जाएगी तो फिर अपने आप काम करेंगे। बाकी सबकी अपनी इनकम, चाहे वो हमारा ये फरीदाबाद है, चाहे गुड़गांव है, उनकी अपनी इनकम से जो भी उनके शेयर होते हैं, इस जो विकास कार्यों के लिए जो हम लेते हैं बिल्डर से, क्या EDC का हिस्सा उनका होता है, रजिस्ट्रियों में होता है, बाकी चीज़ों में वो अपना पर्याप्त फंड्स उनके पास अपने। प्राधिकरण अगर इनकम बढ़ाएंगे तो क्या सिटीजन्स पर या शहर के लोगों पर कुछ टैक्सेशन का बोझ पड़ेगा? नहीं, क्योंकि पहले से जो पैसा स्टेट के पास आता था उसी का एक हिस्सा अब उन स्थानों पर रहेगा, ताकि वो इंडिपेंडेंट अपनी योजना बढ़ा सकें। क्या है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम होता है, जितना छोटे लेवल पर उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है और अच्छे लोग काम करने वाले हों तो उसको अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। नहीं तो गुड़गांव की हमेशा ये एक शिकायत रहती थी कि हमारे यहाँ से रेवेन्यू तो सारा स्टेट में चला जाता है, हम तो वापस मिलता नहीं है। अब जब एक सिस्टम बन गया तो कम से कम वो बात खत्म हो गई कि वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा उसका जो शेयर डिस्ट्रिक्ट को जाना वहाँ चला जाएगा, जो स्टेट का आना स्टेट का चला जाएगा, उनको वापस मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो बढ़ते हुए, बड़े होते हुए, फैलते हुए शहर है, ये वहाँ के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। तो पहले हमने गुड़गांव बनाया, फिर फरीदाबाद बनाया, फिर सोनीपत और पंचकुला भी धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। अब आगे हिसार का भी एयरपोर्ट बनने के बाद वहाँ भी उसी प्रकार का विस्तार हो रहा है। तो जो फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ हैं उनके लिए ही डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ये बनती हैं, सबके लिए नहीं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना जैसे हमने पहले घोषित की है, जिसके अंदर 2,80,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है, प्लॉट्स की और फ्लैट्स की। वैसे ही गांव में भी एक योजना हमने शुरू की है, लेकिन उसकी शुरुआत एक दूसरे एजेंडे से की है। वो एजेंडा ये है कि 100-100 गज के प्लॉट, ये कांग्रेस के समय, उस समय लोगों को अलॉटमेंट लेटर दे दिए, लेकिन अलॉटमेंट देने के बाद हज़ारों लोग आज भी घूम रहे हैं जिनको ज़मीन मिली नहीं है। मिल गई तो वहाँ कब्जे किसी और के हैं, छुड़वा नहीं पा रहे हैं, लिटिगेशन हो गए, बहुत समस्याएं आ गई हैं। तो हमने वो जो बचे हुए लोग हैं, लगभग 25,000-27,000 ऐसे कुछ है, उसका एग्जैक्ट आंकड़ा मिलेगा। ऐसे सब लोगों को जिनको 6 महीने के अंदर अंदर 100 गज का प्लॉट हम दिलवा पाएंगे, दिलवा देंगे। और जिनको नहीं दिलवा पाएंगे उनको 1 लाख रुपया या 100 गज प्लॉट की कीमत जो उस गाँव में होगी वो उनको जो मिनिमम है वो देंगे। ये 25,000 बच रहे, 3,82,000 को प्लॉट मिले थे, उनमें से 25,000 बच रहे नहीं, कब्जा नहीं दे पाए, जिनको कब्जा नहीं दे पाए, 3,82,000 प्लॉट दी, तो उनमें से 25,000 उनमें से 25,000 बचे। और नए के लिए कोई स्कीम नहीं। अभी ये कर लेंगे, बाद फिर करेंगे। फिर उसी प्रकार का एक टोटल जो भूमिहीन यानी जो मकान जिनके पास नहीं है, होमलेस, उनकी स्कीम उसके बाद बनाएंगे। इस बीच में शहरों में जो ज़मीनें हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं 14 शहरों में, तो उन 14 शहरों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और उसका पहला जो लॉट है लगभग 15,000 प्लॉट्स का, वो बहुत जल्दी अलॉट हम कर देंगे। उसकी ऑनलाइन उसकी बुकिंग चल रही है।
जो 30 वर्ग गज वाला हाँ, एक मरला वही है जो शहरों में है। अब शहर में गांव में इतना अंतर तो होता है, शहर में उतना बड़ा प्लॉट नहीं निकाल सकते जितना बड़ा गांव में मिल सकता है। खेल नर्सरी की बात जैसे हमने कही है कि पहले हमारी 1100 नर्सरी की योजना पहले से चल रही है और इसकी मांग बढ़ रही है। हमने 400 की और इस साल के लिए योजना बनाई है ताकि 1500 नर्सरी जब हो जाए इस विषय को और हम आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे डिमांड होगी, ताकि 20 बच्चों को किसी एक खेल में निपुण बनाने के लिए और लगभग एक साल का एक नर्सरी का 7.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इस प्रकार का ये प्रावधान हमने किया है। चाहे सरकारी स्कूलों की डिमांड आएगी, चाहे प्राइवेट स्कूलों की आएगी, अथवा खेल की संस्था कोई बना करके लेना चाहता है तो भी कर सकते हैं। उनके पास 20 बच्चों के ठहरने की व्यवस्था हो, उनको भोजन आदि की व्यवस्था करने का, हम तो उसका पैसा जो है वो अलॉट करते देते हैं और उनके लिए कोच की यदि आवश्यकता हो तो वो भी देते हैं। 20,000 रुपया महीना उस कोच का भी इसके अंदर शामिल है। छात्रों को अपने स्कूलों से, घर से स्कूल और स्कूल से घर आने जाने के लिए परिवहन व्यवस्था, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था कई पहले हेड्स में अलग अलग शुरू की, लेकिन अब हमने यूनिवर्सल कर दी है कि कोई भी विद्यार्थी 10वीं 12वीं तक अपने घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी दूरी है तो अगर उसकी संख्या 25 से ज़्यादा है तब तो वहाँ देंगे रोडवेज की बस, और 25 से नीचे है तो फिर जिस साधन की आवश्यकता वहाँ होती है और पूर्ति कर सकते हैं। लोकल व्यवस्था ही करेंगे, ऑटो हैं, 4 व्हीलर हैं, कोई कैब क्या बोलते हैं उसको, मैक्सी कैब होती हैं, मिनी बस होती हैं, तो ऐसी सब चीज़ों से पहले यूनिवर्सल नहीं थी, पहले छात्राओं के लिए थी या रोडवेज की अलग स्कीम होती थी ट्रांसपोर्ट की और स्कूल वाले अलग करते थे, उसमें भी कई व्यवधान आते थे। जितना पैसा यहाँ से हम तय करते थे कोई तो उसको ले नहीं पाता था, कोई आगे करता नहीं था, तो हमने अब यूनिवर्सल बना दी और बहुत बड़ी छूट दे दी कि हर स्कूल में अब एक ट्रांसपोर्ट का नोडल, एक अध्यापकों में से एक नोडल ऑफिसर होगा। जैसे अलग से हम टाइम टेबल के लिए बना देते हैं स्कूल में, ये टाइम टेबल बनाएगा, तो उसका काम ये है कि स्कूल के बच्चे किस रोड से कितने आते हैं, कितने जाते हैं और वहाँ किस वाहन की आवश्यकता है, हम पैसा दे देंगे उनको एक लमसम, उसमें से जो व्यवस्था करनी है करें, उसको अपलोड कर दें कि हमने इतने बच्चों के लिए व्यवस्था की, इतना खर्चा, इतने बच्चों के लिए व्यवस्था, ऐसा ही खर्चा। तो स्कूल का लोकल एक अध्यापक होगा और जो हाँ वहाँ की जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है SMC, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं और स्कूल के अध्यापक भी होते हैं, वो सब मिल करके उसको ऑब्जर्व करेंगे। सरकारी स्कूल के सभी बच्चों के लिए हो गया, सबके लिए। तो बहुत बड़ी योजना है। तो उसमें कोई बच्चा अब, और उसी में से बहुत जगह पर तो एक आसी नहीं है, नहीं, इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है। हाँ, इसमें सब सरकारी स्कूल के सब बच्चे। इसके साथ फिर जो हेल्थ के नाते से, स्वास्थ्य के नाते से हमने आयुष और ये जो चिरायु योजना, आयुष्मान चिरायु, इसका विस्तार किया है। अभी तक ये योजना 3 लाख तक की घोषणा थी 1500 रुपये लेकर के, तो ये इसमें सब कवर हो जा रहे हैं, आप लोग भी कवर हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ आपको अगर इनकम 6 लाख तक है तो 4,000 रुपये देना पड़ेगा और 6 से ऊपर है तो 5,000 रुपये देना पड़ेगा। और इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, अब कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा। और 5,000 रुपये ऐसी राशि नहीं, आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने कहा ठीक है जी 5,000 लेके हमारी करा दो, हमने सबके लिए करा दी है। और मेरा ख्याल है इनका तो वो उसका कराया था ना, मैं कैशलेस है, फिर तो खत्म ही हो गया, विषय खत्म हो गया। तो खत्म सर विषय है क्या विषय? अगर एक्सपेंडेड में, क्योंकि आप देखो चंडीगढ़ में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे 6 लाख से कम वाले में, मतलब 6 से 10 वाले पैकेज में तो ठीक या उससे भी ज्यादा। नहीं, जो एक्रेडिटेड पत्रकार हैं उनको तो हमने कैशलेस, एम्प्लॉइज के हिसाब से कैशलेस कर दिया ना। तो लिमिट में है ना सर। अच्छा, उसकी क्या कैप है, उसकी क्या कैप है? 6 तक की कैप 6 लाख की, तो ठीक है। अब 6 से ऊपर है, नहीं सबके लिए कर दी, 6 से ऊपर है तो ठीक है, 5,000 रुपये भरो और करो। अब ऊपर 10 भी लिमिट नहीं है, कुछ भी हो। 6 से 10 है, बजट भी लिखा हुआ है। नहीं, नहीं, अरे 6 से ऊपर भैया, कहीं 10 होगा तो उसको हम खत्म कर देंगे। नहीं सर है 6 से 10 है। देखो तो सही, आप 88 मैंने पहले लिखा था, मैंने इसको हटवाया है। नहीं, मेरे पास जो कागज है उसमें तो 6 से 10 लिखा आज तो गलती से आ गया होगा, कागज सरकार ने दिया है, कागज सरकार ने आपने समय से पहले निकाल लिया फिर। कागज पंचायत
सर आपकी बात तो बड़ा 2 घंटे 10 मिनट के बाद बजट मिला 5 मिनट के बाद 2 घंटे 10 मिनट के बाद हमें कोई क्या है देखा चलो ठीक है एक्सपेक्टेड है वो क्योंकि हो सकता है पहले चलिए करेक्टेड हो गया। पहले विचार था ना पहले पहले ये विचार सुनिए पहले ये विचार था कि 10 तक रखें, फिर बाद में ये विचार आया कि भी हमको 10 तक क्यों रखना, आखिर ऑन एवरेज, क्योंकि सामूहिक ये कागज 65 नंबर 64 नंबर फोटो आप क्योंकि सामूहिक बीमा योजना में, इंडिविजुअल योजना में तो 10,000 से ऊपर खर्च आता है फैमिली का या पर हेड है। जो सामूहिक कलेक्टिव बीमा, जो इंडिविजुअल अपनी योजना कराता है बीमा, स्वास्थ्य बीमा, तो उसका लगभग कितना पैसा खर्च आता है? सर इसमें तो फिर जर्नलिस्टों की एक्रेडिटेड नॉन एक्रेडिटेड की बात नहीं रही, जो शेयर करना आप 5,000 सब ओपन है, जनरल पब्लिक सब ओपन, सारी एक्रेडिटेड एज की भी कुछ नहीं फैमिली का है तो भाई, हाँ तो फैमिली का, इसलिए इतना ओपन कर, हाँ वो 5 लाख खर्च जो है वो 5 लाख तक है। हाँ, 5 लाख से ऊपर होगा तो वो इसमें नहीं है अभी। अब तो ये हमारी ये प्रदेश के लिए सबसे बड़ी योजना होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से योगशालाओं के साथ है क्या इसमें, मैं देख रहा हूँ सर। नहीं सर, वो यहाँ तो है 6 से अधिक है, 6 से अधिक है, इंग्लिश में 6 से अधिक है, हिंदी में भी 6 से अधिक है, तो ये कहाँ से आ 6 से 10 नहीं है ये कागज तो हमें गैलरी में कागज है, ये कागज में गैलरी में चेक करा देते हैं सर। चलो अब क्लियर तो हो गया। ये करना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना भैया, एक समय जो विचार किया गया था 6 से 10 किया था, फिर अभी कल ही हमने 10 वाली लिमिट खत्म की है, तो ये रात को छपके जो फाइनल तैयार हुआ उसमें अब फाइनल हो गया। बजट की कॉपी होती है सर, ये अगर बजट स्पीच देखेंगे तो उसमें नहीं है। हम मिली नहीं स्पीच। कोई बात चलिए आगे चलते हैं। योगशालाएं जो हमने गांव में बनाई हैं, अभी तक तो योगशाला का उपयोग केवल योग कराने के नाते से ही हो रहा है। अब उन योगशालाओं के साथ एक 2-3 कमरे का एक डिजाइन बना करके वहाँ वेलनेस सेंटर्स ये बनाएंगे, और उस वेलनेस सेंटर्स में जो सामान्य आयुर्वेद की जितनी जानकारियाँ हैं, जो योग सहायक हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे, ताकि वहाँ मानो कुछ छोटे छोटे जैसे जड़ी बूटियों की कोई विषय होते हैं उसकी जानकारी, डाइटिशियन इस नाते से जानकारी कि किस व्यक्ति को खान पान में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और फिर साथ में फिजियोथेरेपी, इस प्रकार के गांव के अंदर व्यक्ति स्वस्थ बने रहें। तो ऐसे कोर्सेज के माध्यम से वेलनेस सेंटर्स का एक 500 वेलनेस सेंटर्स का ये आज घोषणा की है। ड्रोन दीदी का विषय आया है कि वैसे तो 3 लाख बहनों को, और हम लोग जो 1 लाख तो पहले से लखपति दीदी हैं, 2 लाख लखपति दीदी और बने, ऐसा कुल मिला के वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहने हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अभी तक को इसका एनालिसिस ज़्यादा कर नहीं पाते थे कि भी कितना वो कमा रही हैं, कितना उनको पैसा आ रहा है, केवल रजिस्ट्रेशन होता है, थोड़ी बहुत सुविधा लोन की उनको मिलती है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन के बाद इनकम कितनी होती है उनका भी ज़रा हिसाब किताब रख के कि कम से कम 1 लाख रुपया वो बहन कमा ले साल का, अर्थात 8-8.5 हज़ार रुपया उसको हिस्से का मिल जाए, क्योंकि समूह तो इकट्ठा ही काम करता है और इकट्ठी उनकी इनकम होती है। 10-10 का लगभग समूह होता है, तो ऐसी 5,000 बहनों को 500 जो समूह हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग, ड्रोन चलाने की, उसके रख रखाव की ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर बाद में एक ड्रोन की कीमत लगभग 5 लाख 6 लाख आती है, तो एक ड्रोन उनको बाद में दिया जाएगा, जो ऐसा रजिस्टर करेंगे, अपना ट्रेनिंग लेंगी 3 महीने की, बाद में 5 लोग का ड्रोन देंगे, वो फिर किसानों को किराए पर देना, या उनके खेत में मानो स्वयं भी जा करके वो काम कर सकती हैं, खाद इसकी बीज वगैरह की, और भी कोई उपयोग अगर होगा, क्योंकि ड्रोन का उपयोग धीरे धीरे इमेजिंग के लिए भी शुरू हो जाएगा। अभी तक जैसे फसलों की हम सर्वे करते हैं तो वो सर्वे सैटेलाइट का पहले चला, अब ड्रोन से भी संभव हो गया है, तो हर खेत का सर्वे या और प्रकार के गवर्नमेंट के कई प्रकार के सर्वे हैं, तो ये काम बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने वाला है। इसमें भी उन बहनों को ट्रेंड करके उनको लखपति बनाया जाए, इस नाते से इसमें काम किया। ऐसे ही स्वयं सहायता समूह अपना जो उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद इनका होता है, उसकी बिक्री के लिए शहरों में एक व्यवस्था की जाए। अभी तो 10 से 15 ऐसे पोटा केबिन बना करके हम दे रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर इनको 50 तक भी ले जाया जा सकता है, और वो बुकिंग करेंगे अपने एक पोर्टल पर, उनको 1 दिन के लिए चाहिए, सप्ताह में 2 दिन के लिए चाहिए, महीने में 1 दिन के लिए चाहिए, क्योंकि उनका उत्पाद कितना होगा और कितने दिन में बिक जाएगा उसके हिसाब से वो बुकिंग करेंगे एक नॉमिनल से रेट के ऊपर, और उसकी व्यवस्था यूएलबी ही करेंगे सामान्यतः,
एक जगह ऐसा भी था कि जहाँ जगह जिला परिषद की है, उनका हम अपना बनाते हैं। हमने कहा ठीक है बना लें, शहर के अंदर कहीं बन सकता है। अभी जिला केंद्रों से शुरू कर रहे हैं, बाद में फिर और इसका विस्तार भी करेंगे ताकि उनको बिक्री के लिए बाजार मिल जाए। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये जो योजना है इसमें भी शिकायतें मिलती थी कि पैसा हमको समय से मिलता नहीं है। उसको हमने पीपी उसके साथ जोड़ दिया है और प्रोएक्टिव मोड में केवल उनको अपना जो शादी का कार्ड वो उसमें डालना है। फिर शादी के कार्ड के समय जिस दिन शादी होगी उस दिन कोई भी अधिकारी जाएगा और होती शादी के बाद एक चेक देके आ जाएगा। कितने दिन पहले अपलोड करना? वो तो जब उनका कार्ड छपेगा, चाहे 4 दिन पहले महीना पहले भी चल जाएगा। हो, जिस दिन तय 4 दिन पहले होती है शादी, फिर क्या करोगे? इसलिए हाँ कर लेगा वो तो पोर्टल काम करेगा प्रोएक्टिव होके डीसी ऑफिस से। आखिर वहीं सबने देखना है। ये छोटी योजना है। प्रोएक्टिव का मतलब है कि लोकल लेवल पर ही उसका निरीक्षण होगा। स्टेट पर हम मंगाएंगे, उसकी पहले उसकी जांच करेंगे शादी हो रही कि नहीं हो रही है। एक बार हो जाए, अब वो जमाने चले गए जब इन बातों की जरूरत नहीं होती थी, और हमें तो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज कराई और 4 दिन बाद फिर दूसरी बार कराई, ऐसा नहीं है। एक बार देख के फिर चेक करेंगे कि वो शादी वही बनी रहे। चलिए, एक गिग वर्कर्स, ये एक नया क्षेत्र है। ये जो आजकल होम डिलीवरी वाले जो कंपनी वो सप्लाई करती हैं गुड्स की, सामान की, कंज्यूमर्स, उनकी बहुत बड़ा एक वर्ग हो गया है। उनको सहायता के नाते कोई बहुत बड़ी योजना उसकी नहीं थी, ऑर्गेनाइज भी नहीं थे, तो उनको ऑर्गेनाइज करके और हम उसकी सहायता के लिए उनको जो स्कूटी है या उनकी जो छोटा कोई वाहन है जिससे उनको डोर टू डोर जाकर सप्लाई करना होता है, उसके लिए अप टू 45,000 रुपया उनको बिना ब्याज के सरकारी गारंटी पर वाहन के लिए ऋण दिलवाया जाएगा और 5,000 रुपया उसको सब्सिडी दी जाएगी। अर्थात 50,000 रुपये तक का जो वाहन है वो उसको इसमें वो ले सकेगा। 45,000 रुपया पे बैक करेगा विदाउट इंटरेस्ट और 5,000 रुपया सब्सिडी। 1 साल में इसको डिटेलिंग करनी है, लेकिन साल में हो ही सकता है 45,000। जो आदमी कमाता तो 45,000 का मतलब 5,000 करेगा तो 9 महीने में कर देगा। 4,000 युद्ध में शहीद हुए सैनिक, युद्ध में जो सैनिक होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान अपने यहाँ देश रक्षा में रहता है। अभी तक उनको जो पैसा सहायता के नाते परिवार के लोगों को मिलता था 50 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया कर दिया है। और इसी प्रकार से जो स्वतंत्रता सेनानी जो आज बचे हैं बहुत कम मात्रा में हैं, क्योंकि 1942 में आईएनए के जो लोग थे या 47 से पहले की भूमिका जिनकी थी, वो हमारे रजिस्टर के हिसाब से तो केवल 4 ही लोग बचे हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य, उनकी विधवाएं, ऐसे सब मिला करके 470 लोग हैं जो पेंशन पहले ले रहे हैं 25,000 रुपये महीना। उनको हमने अब 50,000 रुपये महीना कर 40,000 रुपये महीना कर दिया, 25 से 40,000। क्षेत्र जो सैनिक शिविर है उसको हमारे पुलिस के जो लोग हैं वही उनको भी लागू होगा ना सैनिक वाला? नहीं, वो सैनिक पैरामिलिट्री, ऐसा पुलिस के लिए योजनाएं अलग से बनी हुई हैं। पहले ही वो 1 करोड़ से ज़्यादा उनको इसलिए मिल रहा है कि उनके सबके जो सैलरी अकाउंट है वो बैंक में जमा कराया, और बैंक की एक ऑफर हमको मिल गई थी कि वो 1 करोड़ रुपया वो देंगे, 50 लाख रुपया हम दे रहे हैं, तो उनको 1.5 करोड़ रुपया पहले से मिल रहा है। अब ये योजना मुझे नहीं लगता कि कोई सैनिकों के लिए है, आर्मी के लिए जरा पता करें कोई बैंकों की योजना ऐसी है क्या कोई? कल बात हो रही थी रात में। अभी हमने ये सैनिक आर्मी और पैरामिलिट्री उनके लिए किया। पब्लिक हेल्थ की भी कई योजनाएं वहाँ बताई हैं, सब उन्हें को पता ही है। इसमें मोटे रूप से इनकी जितनी भी मशीनरी है, जो पंप्स हैं, वो सारे एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स इसके ऊपर लगेंगे। सरकारी सभी जो भी प्रकार की मोटर्स के ऊपर कंजम्पशन पावर की होती है, तो एनर्जी एफिशिएंट 3 स्टार मोटर्स सबके लिए अनिवार्य कर दिया है ताकि उससे बिजली बचेगी। एक योजना किसानों के लाभ के लिए वो हमने की है कि जो आबियाना है, बहुत थोड़ी मात्रा में आबियाना लिया जाता था और इसकी भी डिफ़ॉल्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा रह जाती थी, उतना ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं हो पाता था, पटवारी भी अपने कोई बहुत उसकी परवाह करते नहीं थे, और हमने भी सोचा कि इसका बहुत बड़ा उपयोग भी नहीं है,
क्योंकि आबियाना अंग्रेज के समय तो एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था, एक टैक्स वही होता था उनका। अब आबियाना के रूप में तो बहुत नॉमिनल सा आता है, उसमें हमने सब उसको मुफ्त कर दिया, फ्री कर दिया है। और 140 करोड़ रुपया जो बकाया है वो पिछला समाप्त, और आगे भी 54 करोड़ रुपया हर वर्ष का जो इसकी कलेक्शन का एक बनता था वो भी खत्म। और कोई अभियान नहीं है, कोई अभियान नहीं। बाकी वर्गों से लिया जाएगा, किसानों से नहीं। किसानों, किसान जो खेती, खेती का, कृषि उद्देश्य के लिए जो हाँ, अब इंडस्ट्री में लेते हैं, ले गई। हाँ, जैसे अब ये पीने के पानी का होता है वो भी खर्च नहरी विभाग लेगा ही, हाँ वो लेगा। केवल आबियाना यानी कृषि के ऊपर जो नहर से पानी लेते थे उनके ऊपर नहीं, एक आबियाना होता है, एक वाटर चार्जेस होते हैं। अल्टीमेटली तो वो भी एक वाटर चार्जेस ही है। आबियाना भी उसका नाम, हाँ उसका नाम आबियाना है। आब मतलब पानी, पानी से मिलने, पानी के बदले में मिलने वाला जो खर्च है वो वाटर चार्जेस अंग्रेजी में कह दिया, उर्दू में आबियाना कह दिया, वो पुराना था। हाँ उनका नंबर ऑफ फार्मर्स तो पता नहीं, लेकिन राशि मैंने बताई कि 140 करोड़ रुपया तो पिछला है, और 54 करोड़ रुपया हर साल का जो आता है वो 4299 गाँव है, 4299, तो उन गाँव में ये सारा खत्म कर दिया। पानी लगता है। फिर तालाबों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने 2 साल पहले लिया था, तालाब अथॉरिटी, उसमें भी अच्छी सफलता मिली। और संयोग से प्रधानमंत्री जी ने भी अमृत सरोवर नाम से योजना शुरू की थी कि हर जिले में 75 थे कि लोकसभा में, हाँ 75 थे, तो वो संख्या को हम पार करते हुए, और हमने अभी लगभग 14 से कुछ ऊपर तालाब तो उस प्रकार के हम कर चुके हैं, और 2494 तालाबों का सुधार और नवीकरण ये इस वर्ष के लिए लिया है। कुल मिलाकर के 18,000 तालाब हैं, और एक बड़े बड़े गांव के तालाब तो जो प्रदूषित और जो इस प्रकार के ओवरफ्लो थे उनका काम पहले लिया है ताकि समस्याएं खत्म हो। फिर बाद में छोटे तालाब या सूखे तालाब या जो पानी नहीं भरता था उनका, कुछ तालाब अब मिट्टी से इतने भर गए थे कि उनको भी मिट्टी खोद करके तालाब की शक्ल में लाना, ये भी अब आगे कर रहे हैं। गरीब लोगों को जो मंथली बिल जो लगते हैं बिजली के ऊपर 2 किलोवाट तक, ये जो मंथली चार्जेस 115 रुपया महीना ये लगता था। यानी 115 से नीचे अगर बिल आता तो मिनिमम 115 देना पड़ेगा। 115 से ऊपर हो जाए, लगभग 57 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति परिवार अगर आता है, उससे नीचे तो 115 लेंगे। 57 से ऊपर वो 115 से ज़्यादा फिर बिल का रेट होता था, फिर 115 खत्म हो जाता था। हाँ, अब हमने उस 115 को खत्म कर दिया। खास करके जिनका 57 यूनिट प्रति महीने से कम खर्च है उनको केवल बिजली का बिल जो जाएगा वही, यानी अगर 20 यूनिट है तो 20 यूनिट का पर महीना 20 रुपये ही जाएगा। पहले 50 यूनिट तक 1 रुपया था, अब जितना यूनिट है 57 यूनिट को भी लगभग 50 रुपया एक, और 7 यूनिट का 1.5 रुपये 2 रुपये के हिसाब से 14 रुपया, यानी कुल मिला के 60-65 रुपया उसको जाएगा 57 यूनिट। टेलीस्कोपिक जो है वो नीचे तक ले आएगा। टेलीस्कोप नहीं रहा, अब तो क्या है कि जो फिक्स चार्ज था वो खत्म, हाँ मिनी वाला था वो खत्म कर दिया। अब एक्चुअल जितना बिजली का बिल खर्च होगा, एक्चुअल कंजम्पशन, हाँ वही होगा, वो खत्म हो गया, और इससे बड़ी राहत लोगों को मिल जाती है। घरेलू, हाँ घरेलू 2 किलोवाट तक, और इससे 180 करोड़ रुपया साल का ये उनकी बचत होगी, जो यूटिलिटीज़ को अपने उसमें एडजस्ट करना होगा। तो हमने यूटिलिटीज़ को निवेदन ही करना पड़ता, निवेदन किया है कि भी इसको आप अपने टैरिफ में जमा कर लो। बहुत बड़ा खाता है, उसमें 180 करोड़ की बात नहीं है, और फिर भी अगर हमारी बात नहीं माने तो हम सब्सिडी दे देंगे। लेकिन मुझे लगता है हमारे पास एक है नहीं, वो है प्रावधान के, सरकार कोई बात लिख के भेजे उनको तो वो कंसिडर करते हैं कि अगर उनके प्रव्यू में हो तो। बहुत बड़ी राशि होती है, तुम नहीं मानते, ऐसा बहुत बड़ी राशि हो तो उनके लिए भी कठिन है ना, क्योंकि अगर बड़ी राशि हम करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। नहीं बस ही बताया ना, 160 करोड़ का ज़्यादा बात नहीं है, कर ही लेंगे, कोई खास बात नहीं। चलिए, गांव की फिरनियों से बाहर बिजली कनेक्शन घरेलू, ये भी अपने आप में एक विषय था जो हमने पहले 150 मीटर तक कहा हुआ था कि 150 मीटर तक केवल उनको
वो चार्जेस देने पड़ते थे, कौन से? सर्विस कनेक्शन, कंज्यूमर सर्विस कनेक्शन। अब उसका दायरा कर दिया है 3 किलोमीटर तक। 3 किलो नहीं, पहले तो है कनेक्शन देने का भी 1 किलोमीटर तक होता था, उसके बाद तो कनेक्शन देते ही नहीं थे। अब उसको 3 किलोमीटर तक कर दिया, कनेक्शन मिल पाएगा, पॉइंट फिरनी। हाँ, लेकिन उसमें खर्च जो था वो 150 मीटर तक ये जो होता था, उसके अंदर उसको अगर ट्रांसफार्मर लगाना होता था तब भी कंज्यूमर देता था, और उसका पैसा लगता था सिर्फ कंज्यूमर सर्विस चार्ज का, सर्विस कनेक्शन चार्ज उतना लगता था। अब वो 150 के बाद जो सारा पैसा है वो कंज्यूमर को देना पड़ता था सारा, अप टू 1 किलोमीटर। लेकिन अब 300 के अंदर सिर्फ उसको सर्विस चार्ज तो देना पड़ेगा, लेकिन 300 मीटर के बाद 3 किलोमीटर तक वो ही देना पड़ेगा कंज्यूमर को। यानी चांस उसके 3 किलोमीटर तक बन गए, छूट उसको 300 मीटर तक हो गई 150 की बजाय। लगभग सारी ढानियां इसमें कवर हो सकती हैं, काफी कवर हो जाएंगे, हाँ, कोई बचेगी नहीं। और इसमें भी ट्रांसफार्मर जो है पहले कंज्यूमर को लगाना पड़ता था, अब 300 मीटर के अंदर भी होगा तो निगम लगाएगा। 300 के बाहर तो लगाएगा, लगाएगा अंदर भी 300 मीटर तक भी, यानी 300 मीटर के अंदर की छूट है वो मैं गिना रहा हूं कि वो 300 कर दिया। और उसमें छूट भी एक दे दी कि पहले हैं, हाँ, पहले 150 के बाद, अब 300 के बाद, अब 300 के बाद, हाँ। लेकिन वो जो जैसे कि विधानसभा के अंदर बोले थे कि अगर 310 हो जाता है तो पूरे 310 कर लेते हैं, वो 300 माइनस नहीं करते, तो वो इसमें नहीं क्या? क्योंकि विधानसभा में हाँ, समझ गया। एडिशनल तो लेते हैं, पूरा ही लेते हैं। थोड़ा इसमें विचार कर लेंगे, क्योंकि वरना तो वो बहुत माइक्रोस्कोपी वो चोरी करता रहेगा। मेरा 300 नहीं, 299 है। 350 भी किसी का बन रहा है, 350 मीटर पे है, 50 मीटर की वजह से उनको 350 कर दिया। इसको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज हाँ 300 का बेनिफिट सबको चला जाएगा, वो भी तो जाएगा तो जाएगा, उसमें क्या। इसमें विचार करेंगे। जब इतना सब कर रहे हैं तो ये भी कर देंगे, क्या बात। नहीं, आपने ठीक विषय ध्यान कराया, वरना चोरी बहुत बढ़ जाती है। और फिर वो क्या है कि आपस में हो जाती, गोलबंदी हो जाती है, वहाँ के कंज्यूमर की भी, और साथ में एम्प्लाई, हाँ, एम्प्लाई भी, वो सब मिल जाते हैं। फिर कौन चेक करने जाएगा? ना तो अनुराग रस्तोगी जाएंगे, ना हमारे पावर सेक्रेटरी जाएंगे। नहीं, ऐसे कुछ समस्याएं जो होती हैं उसको हम ध्यान करते हैं। ई रिक्शा का अपने आप में एक विषय होता था, उनका हर साल रजिस्ट्रेशन का चार्जेस लगते थे। तो उनकी एक डेपुटेशन मिला कि हर साल क्यों लगता है रजिस्ट्रेशन? हमारा रजिस्ट्रेशन एक टाइम हो गया तो हमने 1 टाइम कर दिया। पहली बार केवल रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका चार्ज लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। और फिर हरियाणा रोडवेज का बताया कि इसमें भी 500 बसें ये नई बढ़ाई जाएंगी, और इसमें 150 तो HV AC हैवी व्हीकल AC बसें 150। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। अच्छा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, HVAC। और ऐसी 500 जो है वो स्टैंडर्ड डीजल। तो ऐसे 261 करोड़ रुपया इसके ऊपर जो है खर्च किया जाएगा। हाँ, किलोमीटर स्कीम की भी एक और योजना बना करके पहले जो चल रही है उसमें और वृद्धि करेंगे। अभी उसका टारगेट नहीं है, वो तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। हम मोटे रूप से दोनों योजनाओं को कि अपनी सरकारी भी हों और इस प्रकार की प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाली या किलोमीटर स्कीम वाली, ये भी पैरेलल चालू करके रखनी चाहिए। उसमें कंपटीशन भी रहता है और हमको भी जानकारी रहती है कि भी क्या एक्चुअल में खर्च कितना आ रहा है, इनकम कितनी हो रही है, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। उसी में से चीज़ें काबू में रहती हैं। PM कुसुम योजना के अंतर्गत जो सौर पंप लगाने की योजना, पहले हमने 70,000 पंप जो लगाने की योजना बनाई थी, उसमें भी 60,000 से ऊपर लग गए हैं, और एक 70,000 नए पंप इसके लिए लगाए जाएं, अगले साल में योजना भी बनाई है। 1 साल के नू यमुनानगर रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां अभी तक हमारे, हाँ, अभी तक हमारे एयरपोर्ट और हवाई पट्टियां शायद 7 हैं, अब 3 और बनाएंगे, यमुनानगर, नू और रोहतक, क्योंकि थोड़े यही दूर पड़ते हैं एरिया। नू जिले में भी एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो दूर का स्थान है वहीं रखेंगे, ताकि बहुत नज़दीक स्थान तो नू अपने आप में गुड़गांव से कुल मिला के मेरे ख्याल 45 किलोमीटर होगा, थोड़ा सा दूर कर की कनेक्टिविटी तो सर इससे बेटर है, KMP से बेटर है बात करें।
अदरवाइज नहीं, लेकिन हमें तो बाई एयर की देखना है बाई ना। एयर की देखनी है, तो वो फिर दूर वाले पाइप। हाँ, वही है दूर। और इसी प्रकार से रोहतक एक ऐसा सेंटर है जो दिल्ली, उधर हिसार और इधर भिवानी और इधर करनाल, इनके सेंटर में एक पॉइंट ताकि कहीं भी कोई सुविधा किसी को चाहिए तो जल्दी से वहाँ उतर सके, पहुँच सके। और तीसरा यमुनानगर भी, चूँकि चंडीगढ़ से भी लगभग 80 किलोमीटर पड़ जाता है, करनाल से भी 80 किलोमीटर पड़ जाता है, तो यमुनानगर में भी आवश्यकता है। एयर स्ट्रिप रहेंगे, Yes, yes। इसके लिए जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी ऑलरेडी। 100 एकड़ के आसपास जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, वो करके बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी का बहुत इस पर जोर है कि हम लोग दूसरे राज्यों की भी उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनके जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनका आदान प्रदान होना चाहिए। वहाँ के लोगों के जो स्थापना दिवस आते हैं वो हम हरियाणा में मनाएं, हरियाणा का राज्य दिवस वो प्रदेश अपने अपने वहाँ मनाएं, हमारे यहाँ के ट्रूप जाएंगे, उनके ट्रूप आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और ये सब करने के लिए हमने जिला केंद्रों पर, अभी तक ये कार्यक्रम होता है लेकिन राजभवन में होता है, छोटे लेवल पर होता है, राजभवन का तो चलेगा ही जैसे होगा, लेकिन अब हर एक प्रदेश का स्थापना दिवस किसी न किसी जिला केंद्र पर उस प्रदेश के भी सहयोग से हम क्या करेंगे ताकि लोगों को भी पता लगे। किसी दूसरे राज्य का स्थापना दिवस भी हमारे यहाँ पर मनेगा जिलों। हाँ, जैसे अब 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस, वो कहीं ना कहीं एक जिले में महाराष्ट्र का मनाएंगे, एक जिले में गुजरात का मनाएंगे, उधर के लोग भी कुछ आएंगे, उनके ट्रूप्स, एक आध अधिकारी को उनके बुलाएंगे, कोई मंत्री आ जाएगा। हमारा स्थापना दिवस मानो 1 नवंबर को है, हम भी सारे प्रदेशों में कहेंगे मनाओ भाई सब जगह, उनको भी सूचना होगी। हैं? हाँ हाँ, प्रेसिडेंट के हिसाब से। और अच्छा देखिए, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, नेशन, ये इन चीज़ों से बहुत ज़रूरी है। आज जो क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ाने के बजाय राष्ट्रीय भावनाओं से समाज को ओतप्रोत किया जाए, और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ई भूमि पोर्टल पर 10,000 एकड़ का एक भूमि बैंक ये बना रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोक्योरमेंट यानी जो है एक्विजिशन के नाते कभी की नहीं है। कहीं बहुत आवश्यक पड़ गया तो लिया, वरना तो हमने पिछले 9-10 साल में कोई एक्विजिशन नहीं लिया। और एक्विजिशन के खेल, बहुत बड़े बड़े खेल हुए हैं। कल हमारे मित्र तो इसी विषय को सुन के भड़क गए और भाग गए, तो अब सुनना नहीं चाहते, वो हमारे ऊपर आरोप तो लगाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। नहीं, हाथ तो मिलाएंगे ही, हाथ तो मिलाएंगे ही। उनको लगता है कि कहीं से आगे हम बढ़ गए, कहीं से आगे बढ़ गए, कि इस बात से आगे बढ़ गए तो फिर समस्या हो जाएगी। जो बोल रहे हैं वो बोलने में ही सब बातें आ जाती हैं। वो धरातल पे आ जाए तो। मेरे पास तो और भी तैयार थे, आए नहीं, क्या करूँगा। कोई अभी तो बजट के ऊपर हमने चर्चा का जवाब देना है। नहीं, मैं तो तुमको कह रहा था। चलिए, एक हमने श्री गुरु रविदास जी के जीवनी और उनके शिक्षण को लेकर के प्रदेश के लोगों को उनके अच्छाइयों का, उनके संस्कारों का, उनकी जीवनी का पता लगे, तो पीपली में एक स्मारक 5 एकड़ जमीन उनको उपलब्ध करा दी है। उसकी फॉर्मेलिटी होनी थोड़ी शेष है। हमारी कोशिश तो थी कि फॉर्मेलिटी जल्दी हो जाए, तो हम कल 24 तारीख को गुरु रविदास जी का जयंती का दिन है, लेकिन उस समय हम कल कोई कार्यक्रम वहाँ तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके जयंती के अवसर पर एक उनको उनके प्रति सम्मान को दर्शाते हुए आज हमने ये घोषणा की है। बहुत लोग प्रसन्न हुए, आज बहुत से लोग मिल के गए, अभी फोन आया, विधायक, बाकी सब हमने जमीन दे दी। उसको स्मारक भी हम बनाएंगे कुरुक्षेत्र में, पिपली में। हाँ, पिपली में HSVP के कुछ जमीन पड़ी है, उसमें 5 एकड़ उनको दी है, और ऐसी कुछ जितनी आवश्यकता होगी वो सिख म्यूजियम, वास्तव में सिख म्यूजियम भी पहले अम्बाला के लिए घोषणा की थी, लेकिन उसकी बजाय कुरुक्षेत्र में, हाँ कुरुक्षेत्र में बनाने की बात आ गई थी। वहाँ दशम पातशाही के काफ़ी बड़ी संख्या में 6-8 गुरुओं की, शायद वहाँ 8-9 गुरुओं का भ्रमण कुरुक्षेत्र। कोई एक स्थान अगर कहा जा सकता है जहाँ सबसे ज़्यादा गुरुओं की संख्या भ्रमण किया तो वो कुरुक्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र है। ये तो अब एक बार घोषणा हुई है तो बनेगा। ये तो ऐसी संस्था बनाएंगे, उन संस्था के लोगों को कहेंगे उसके कैसे बनाना, क्या बनाना, प्रारूप करना, और बजट में क्योंकि वो संस्था बनेगी, ट्रस्ट बनेगा, सोसाइटी बनेगी, क्या बनेगा, उसमें से समाज का भी योगदान लेंगे, सरकार अपना योगदान करेगी। नहीं, शायद वो 2 या 3 एकड़ है अभी आइडेंटिफाई 5 एकड़ हो गई है। ये 2 एकड़ एक बड़ा प्लॉट है, उसमें से जो सुटेबल होगा वो कराएंगे।
पर जमीन देंगे ये तय हाँ, होगा। जमीन देनी है, ये तय हो गया। मित्रों, बिंदु तो 184 हैं। अब मैं सारे पढ़ूंगा, दिक्कत आएगी, लेकिन आपने सब सुन भी लिए। सीएम साहब पिछली बार कहाँ? आपने गायों के लिए बजट दिया था। हाँ। कई सौ करोड़ रुपए का बजट था। हाँ। एक जानकारी थी कि कितना उसमें से खर्च हो पाया, क्या इस बार भी कुछ आपने इस प्रकार का प्रोग्राम, क्योंकि जब आपकी सरकार आई थी तब आपने कहा था कि हमारा विशेष फोकस रहेगा गाय पर और गीता पर, तो वो पैसा कितना खर्च कर पाए, क्योंकि सबसे जो बड़ी समस्या थी सड़कों पर बेसहारा पशु घूमते थे और कई लोग आंसू का शिकार थे, तो कितना खर्च कर पाए और आगामी योजना क्या है? देखिए, उसमें पहले तो हमारा 35 से 40 करोड़ रुपए ही बजट होता था और उसको हम उतना खर्च करते थे। अब इस बार उसमें से लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा तो खर्च हो गया है, लेकिन 80 करोड़ जो वर्तमान में गौशालाएं हैं उनके चारे के लिए हमने रिलीज किया है। बाद में यही कहा है कि जो नई गौशालाएं खुलेंगी उन नई गौशालाओं के लिए दरें तय हो गई हैं कि जो नई गौशाला खोलेगा उसको शेड के लिए कितना पैसा चाहिए और उसको वहाँ की रखरखाव के लिए, चारे के लिए कितना चाहिए, वो हमने दरें तय की हैं। एक 12-13 प्रस्ताव ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने जमीन का भी प्रबंध कर लिया है और उनका एक ये भी आ गया कि कौन कौन सी हम जगह अपनी गौशालाएं खोलेंगे। 50 के लगभग गौशालाएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रस्ताव किया है कि हमें अगर शेड का पैसा मिलता है तो हम अपने ही स्थान पर उसका विस्तार कर सकते हैं। उनमें पहले कितनी गौशालाएं उसका भी हमने जानकारी ले ली है। ऐसा ना हो कि पुरानों को भी नयों के आधार पर ले जाए, तो पहले पुरानों की भी सारा उसका सर्वे करके लेना पड़ता है डाटा, फिर नया उसके अंदर कितना वो जोड़ेंगे। वो एक प्रारूप तैयार हो गया और मुझे लगता है बहुत जल्दी उसका रिलीज हम चुनाव से पहले वो सारा पैसा रिलीज करेंगे। हाँ, ये ठीक है कि 400 करोड़ रुपए शायद सारा तो ना कंज्यूम हो उसमें, लेकिन उसमें और एक 50-60-100 करोड़ जितना हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्रोविजन उससे ज्यादा रखेंगे। हाँ, अगले साल के भी हम और प्रोविजन जो है बाकी इसका रखेंगे। इसमें से जो बचेगा 425 जो मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो जितना इसमें से बचेगा 425 और रखेंगे ताकि इसमें किसी को पैसे की कमी ना पड़े। लेकिन इसमें क्योंकि पंचायती जमीन चाहिए, अब इसके लिए अपनी जमीन तो कोई खरीद के आता नहीं है, पंचायती जमीन चाहिए, फिर उसके लिए पंचायत का प्रस्ताव है, फिर संस्था चाहिए चलाने की। ये हमने मना कर दिया कि सरकार नहीं चलाएगी गौशालाएं, क्योंकि सरकार का कोई भी विभाग जब चलाता है, जब तक वो चलाने वालों में एक आध आदमी कोई गौ भक्त रहता है तब तक तो ठीक चलती है। वहाँ अगर उस गौ भक्त का कहीं ट्रांसफर हो गया तो वो फिर ऐसे कैसा बेकार हो जाता है। भगत कहीं और रहता, गौ कहीं और रहता। तो संस्था जो है जो पहले चला रही है वो, या कोई नई संस्था, और इसमें आप भी कोई सहायता कर सकें तो आपकी सहायता आमंत्रित है। सरकारी देने से कोई How it was easy or difficult for you not to introduce any new taxes? As you said, you are wholly dependent on GST taxes. And what are the areas you focus on for the generation of revenue? देखिए, नॉट ओनली जीएसटी, हमारे जितने भी रेवेन्यू के फील्ड हैं उन सब में ही रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। एक्साइज टैक्सेशन भी बढ़ रहा है, माइनिंग में भी आ रहा है। हमने चूंकि टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर कंट्रोल किया है, तो जो लीकेज है, ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि लीकेज होती नहीं थी या होती नहीं है। समाज में हर तरह के लोग हैं, उसमें लीकेज का एक संभावना जो बनी रहती है, लेकिन उसको कैसे रोका जाए, हमने रोक करके बहुत से ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके अंदर हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो अच्छा बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अकॉर्डिंगली आज जो हमने 11%, 11.5% का बजट की बढ़ोतरी बताई है, तो वो सारी उस रेवेन्यू के कारण से ही है। इसलिए हमें किसी टैक्स को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उसका जीएसटी का भी शेयर मिलता है हमको। बाकी केंद्रीय जो प्रावधान है 13,000 करोड़ रुपया, शायद 13,000 करोड़ रुपया, 13,300 सेंटर का भी हमको मिल रहा है। तो इसलिए हमें टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक मिनट, हाँ, आप एक रुकिए, अरे दो छोटे सवाल हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 4,017 करोड़ कम खर्च हुआ है पिछली बार से, जितना बताया तो 4017 कम है। और बजट का साइज जो पिछली बार एस्टिमेट्स में था 180,950 का, वो रिवाइज में कम होकर 170,490। दो चीजें ये हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 15,413 बढ़ा है, उनके क्या रीजन? देखिए होने का, बजट के साइज के कम होने का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने का। देखिए, जब आपने कहा कि विकास के कामों में खर्च कम हुआ है, तो जब खर्च कम हो जाता है तो रिवाइज्ड बजट का फिनोमेना ये होता है कि अगर कोई खर्च कम हो गया तो रिवाइज्ड बजट में उसको कम करो। क्योंकि हम खर्च कम हुआ और रिवाइज बजट को वहां रखें, उससे ज्यादा बढ़ाएं, उसका कोई अर्थ नहीं है।
बजट तो उसी हिसाब से रिवाइज किया जाता है एज पर एक्चुअल पोजीशन आफ्टर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स। जब भी नया कोई सेशन आता है उस समय रिवाइज बजट लाते हैं। सप्लीमेंट्री बजट में कहीं नई आवश्यकता पड़ती है तो उस बजट को बढ़ाया भी जाता है। इसलिए एक्चुअल में कहाँ क्या हो रहा है, ये ठीक है कि हमारा विकास के नाते से जितना पैसा खर्च होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, उसमें कई कारण हैं। एक तो हमने कुछ पद्धति बदली, खास करके जैसे इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया। इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के अभ्यस्त हमारे लोग नहीं थे, इसमें कई तरह की शंकाएं उनकी थी, कई तरह के जो लूप होल्स हैं वो हमने रोके। तो जो व्यवस्था परिवर्तन होता तो एक बार झटका लगता ही है, उस झटके में से हम निकल आए हैं। कोविड का एक झटका लगा था, हम निकल आए। अब ये ई मेथड जो है इस सारे कामों में, पहले तो केवल हमने सर्विसेज में की, अब हमने वर्क्स में भी कर दिए। तो वर्क्स करने में आज कंपटीशन के अंदर सब लोग आते हैं। पहले तो ये हर किसी को पता होता था कंट्रैक्टर को कि ये ठेका मुझे मिलना ही मिलना है। आज जब तक टेंडर निकल करके हमारे सामने नहीं आता और वो सवेरे से लेकर शाम तक जब बैठ करके उनके वर्क्स कमेटी के अंदर फाइनल नहीं करते, तब तक किसी को ये नहीं पता लग सकता कि मिलेगा किसको। वहाँ आने के बाद नेगोशिएशन भी हम करते हैं। नेगोशिएशन करने के बाद बड़े अजीब यानी किस्से उस समय सामने आते हैं। तो इसलिए एक नई विधि के हिसाब से लोग ढल रहे हैं। अब ढलने के बाद हर कोई वो जाके अपने कॉन्ट्रैक्टर में इसमें टेंडर में आएगा जिसको लगता है कि हाँ मैंने ईमानदारी से काम करना है और ईमानदारी से उतना ही पैसा भरना है जितने में मैं करता हूँ। आज तो 10%, 15%, 20% ऊपर करते हैं, फिर उसको यहाँ के नीचे करते हैं। और कभी जितना होता है उससे हमें अपेक्षा ही नहीं होती, इससे ज़्यादा कम कर जाते हैं। हमारा तो एक सिस्टम मेथड है, जो सबसे अच्छा काम करेगा और कम पैसा लेगा उसी से कराएंगे। मैंने एक एक टेंडर में देखा 20-20, 25-25 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपए का टेंडर है, 25 करोड़ रुपया कम, यानी कंपटीशन में। और अब तो मैं कई बार क्या करता हूँ, उनको सामने बैठा देता हूँ। नहीं करता हूँ मैं। बढ़ेगा 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 बढ़ाएंगे। ये फिगर सर एक्चुअल हमारा जो पिछले साल का 51 था, इस साल का आरी 170 है। क्या है सर? पिछले साल का एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,52,000 करोड़ था। हाँ। इस साल का आरी करंट ईयर का 1,70 है। तो 22-23 का ना। हाँ, तो 22-23 और 23-24 में जो आंकड़े बता रहे हैं 1,52,000 करोड़ रुपया एक्चुअल खर्च हुआ। हाँ। पिछले साल। और इस साल 1,70,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, यानी जो पिछले साल। हाँ, तो इसलिए वो बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। एक मिनट हाँ, अब उनको आरी इस साल का देखिए, मैंने वो आपको आंकड़े बता दिए हैं कि दो आंकड़े होते हैं। FRBM का जो प्रिंसिपल होता है उसमें एक आंकड़ा तो जैसा लिमिट है उसकी 3%, जो कोविड में 3% फिस्कल डेफिसिट, वो 3.5 हमारी लिमिट थी, वो 3 लिमिट हो गई। हम हर बार उससे नीचे रहते हैं। ये ठीक है कि उसके ऊपर पहले भी कभी नहीं गए बहुत ज़्यादा, लेकिन उस लिमिट के अंदर क्रॉस ना करना अपने आप में यही सेहत का एक राज है। हाँ, उस लिमिट में जो कर्ज है वो लेने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आज हमारा GSDP, अब GSDP 2013 में जब सरकार छोड़ के गई उस समय तो शायद 3 लाख करोड़ रुपए था। नहीं, अरे 13-14 3 लाख कुछ था। दोनों सर एक्चुअली करंट प्राइसेस पे 370 था और वो कांस्टेंट प्राइसेस पे 370 था और करंट प्राइसेस पे 437 था। तो मतलब जो भी था, अब उससे हम लगभग 2.5 गुना पर पहुंच गए हैं। जब 2.5 गुना हमारा GSDP बढ़ जाएगा तो 2.5 गुना स्कोप हमारा ऋण का भी बढ़ जाएगा। तो ऋण हम कभी भी ऐसे नहीं लेते हैं कि भी हाँ उसको बर्बाद खर्च कर रहे हैं। अब उसी ऋण के कारण से सारे खर्च भी चलाते हैं, उसमें से रीपेमेंट भी होती है, उसमें से ब्याज भी दिया जाता है और उसी में से सोशल सर्विसेज को हम बढ़ा रहे हैं। हमारा सोशल सर्विसेज अब 3.5% जैसे हमने सोशल सेक्टर पर जो हमारी पेंशन वगैरह का खर्च है आज कितना हो गया, 5.6 के आसपास, 5.9 इस बार। हाँ, यानी 6% हो गया। 3.5% से 6%। परसेंटेज का इतना बड़ा इंक्रीज बहुत बड़ी बात होती है। राशि बढ़ना अलग बात है, लेकिन परसेंटेज बढ़ना, इसका मतलब हम सोशल कॉज के लिए कितना फोकस किए हुए हैं। एक मिनट सर, आपने जो 3 चीजें की है बहुत बढ़िया है। तो छात्रों के लिए जो कि 1 किलोमीटर के ऊपर जो आप सुविधा देंगे वगैरह वगैरह, दूसरा किसानों का आपने नहर का पानी का बिल माफ कर दिया, तीसरा NMC जो बिजली हर आदमी नहीं, पैक्स का जो
ऋण है उसका बिजली का, वो जो 1700 करोड़ रुपया हमको आपको दिया, हाँ, जिसके ऊपर हमारे आज वेलकम वो उठ खड़े हुए कि ये क्या कर दिया, सुनते ही 1700 करोड़ रुपया। हाँ, तो सर इसमें जो छात्रों को आपने 1 किलोमीटर से ऊपर दिल्ली जाना है, 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक छात्र जाएंगे स्कूल, नहीं, इवन पहली क्लास के भी जाएंगे तो भी, पहली से 12वीं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सर जो कैब और उसमें खर्च होगा उससे बेहतर होगा कि अगर साइकिल की योजना निकाल कर अगर उनको दिया जाता तो क्या ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, पहली बात तो बहुत छोटे बच्चे वो साइकिल पर जा नहीं सकते। नहीं, ठीक है आपकी बात। हमने बीच में साइकिल की योजना चलाई भी थी, चलाई भी है, लेकिन आज सुविधाएं ऐसी हो गई और आज देखिए माता पिता भी बच्चे को साइकिल पर जाने के बजाय वो अपने स्कूटर में उठा के, साइकिल उठा के छोड़ के आते हैं। वो रिवाज कम हो गया। साइकिल का जमाना जो था आज से 10 साल पहले, मैं स्वयं स्कूल में पढ़ता था, अपने गांव से 3 किलोमीटर जाना, 3 आना 6 किलोमीटर तो पैदल ही चले हम। ये तो 8वीं 9वीं के बाद, 6ठी से 8वीं पैदल चले। 9वीं में साइकिल मिला हमको, 9वीं 10वीं में साइकिल पर गए। फिर उसके बाद 11वीं 12वीं में रोहतक पड़ा, 16 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर आना, 32 किलोमीटर रोजाना साइकिल चलाता था। एक मिनट, किसानों का मसला कुछ हल हुआ? भगवंत मान कह रहे थे कि जो आज किसान मरा है हम हरियाणा के सीएम और एफआईआर दर्ज करेंगे, तो इसमें उनको जो कहना है वो कहें, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैंने विधानसभा में भी कहा कि ये सारी चीजें अब चूंकि पाइपलाइन में चल रही हैं, बातचीत चल रही है, तो 28 तारीख को जो है ना इस काम को स्टेटमेंट, विरोधी ताकतें जो है वो किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही हैं। मैं कह रहा ये सारी स्टेटमेंट 28 तारीख को दूंगा। सर, एक लाइन में इस बजट को क्या कहेंगे? देखिए, अंत्योदय हमारी भावना है। ज्ञान के नाते हमने 4 विषय जो सामने रखे हैं। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता और एन मतलब नारी। ये 4 वर्ग ऐसे हैं, इन वर्गों का उत्थान देश और प्रदेश के उत्थान में सबसे ज्यादा काम करता है। और इसमें भी जो डिजर्व करता है, उस डिजर्विंग हैंड को हम कुछ ना कुछ सहायता कर सकें, इसको आगे बढ़ा सकें, ये एक साधना हम साध रहे हैं। वो एक दोहा है, मैं पूरा याद तो नहीं है, कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए, मूलम क्या, मूलम जड़ सींचे, हैं ऐसे ही है ना कि मूल में जड़ में मूल में पानी डालो तो फल पत्ते फल फूल सब होए, हैं। तो इसलिए हम तो वो करते हैं कि समाज का जो कमजोर वर्ग है, जो आवश्यकता है, जिसके आधार पर, जिसके कंधों पर प्रदेश का भविष्य खड़ा है, इनके सबके उत्थान के लिए लगातार काम करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे। और करने के बाद कल का भविष्य आप और सब हम मिल करके उज्जवल भविष्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।